जय हिंद फ्रेंड्स। तो घटना चक्र की टफ क्वेश्चन की सीरीज में आज का हमारा पॉलिटी में चैप्टर स्टार्ट होता उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति में कभी कभी क्रम पूछ देता है ना, कौन से क्रम, मतलब राष्ट्रपति का भी उपराष्ट्रपति का भी। तो उपराष्ट्रपति का हम क्रम एक बार देख लेते हैं कि सर पहले कौन आए। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पहले राधा जी, ऐसे थोड़ा सा हम इसको रिलेट कर दें या फिर ऐसे ही देख लीजिए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर जाकिर हुसैन, राधा जी, राधा कृष्ण, और फिर जाकिर हुसैन, फिर वेवी गिरी, फिर गोपाल स्वरूप पाठक और बीडी जत्ती, फिर एम हिदायतुल्ला और आर वेंकट रमण, शंकर दयाल शर्मा, आर नारायणन और डॉक्टर के कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत और मोहम्मद हामिद अंसारी, एम वेंकैया नायडू। ये इसका क्रम है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, इसमें टफ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है, तो इसमें हो जाएगा पहला और दूसरा। जैसे लोकसभा के सदस्य होते हैं और राज्यसभा के सदस्य होते हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो किस तरह का होता है, तो डी लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के सीधे चुनाव से। फिर 5 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इसमें सही क्या है। ए है कि राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति की चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है, ये बिल्कुल सही है। और राज्यों की विधायिका के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो ये गलत है। क्योंकि देखिए, पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है, इनके चुनाव में जनता प्रत्यक्ष भाग नहीं लेती है। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा तथा दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन होते हैं, तो देखिए यहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य होंगे। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार होता है, एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। ऐसे निर्वाचन मतदान गुप्त होते हैं। इस प्रकार कथन तो सही है, लेकिन कारण जो है वो गलत है। देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होता है जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अहर्थ है, तो ये पहला सही है। फिर उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, आर दोनों से यह स्पष्टीकरण भी करता है। और देखिए, क्योंकि अनुच्छेद जो 66(3) कहता है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता होनी चाहिए, और जबकि अनुच्छेद जो है 89 आर्टिकल 89(1) कहता है, अनुच्छेद 89 आर्टिकल 89(1) एवं आर्टिकल 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें यहाँ दिया है 10 नंबर, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा जो है वो सही नहीं है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन की सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी, मतलब निर्वाचित होने की योग्यता है। सी ऑप्शन है पहला, इसमें सही कह रहा है। फिर नेक्स्ट है कि किसी राज्य की विधायिका, पहला सही कह रहा है, किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है, ये गलत है। उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का होता है, ये भी गलत है। और उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है, तो चौथा जो सही है, पहला और चौथा सही कह रहा है, और बाकी गलत क्यों कह रहा है इसको भी हम देख लेते हैं। इसमें पहला दिया है, पहला और चौथा सही है। देखते हैं, उपराष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति के पास राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो। इस प्रकार कथन एक जो है गलत है, लेकिन इसमें तो सही उत्तर में मतलब ये गलत, यही देखिए, जनता का सदन तो लोकसभा होता है ना, मुझे भी डाउट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, सी ऑप्शन 1 और 4 सही कह रहा है। सही उत्तर मतलब सॉरी मिस्टेक हो गया हमसे, आई एम रियली सॉरी। यहाँ पे पूछा है कौन सा एक सही नहीं है, और यहाँ पे मतलब सही उत्तर, मैं इसको ध्यान दे रही थी, इसको नहीं। यही मिस्टेक होती है एग्जाम में भी कभी कभी, तो ध्यान देना। आई एम रियली सॉरी। यहाँ पे सही नहीं है, तो देखिए सही नहीं है तो पहला और चौथा जो है सही नहीं है, पहला और चौथा सही नहीं है। दिया है राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन, हाँ लोकसभा है, और चौथा एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटा, ये भी गलत है। और किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार, हाँ ये सही है। और उपराष्ट्रपति का पद कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का, ये भी सही है। तो मतलब गलत क्या है, तो पहला और चौथा। उपराष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति के पास राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो। इस प्रकार कथन तो गलत है मतलब। और उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में प्रस्तुत एवं सामान्य बहुमत से पारित संकल्प जिसे लोकसभा सहमत हो उसे हटाया जा सकता है। इस प्रकार कथन 4 भी गलत है, क्योंकि औपचारिक महाभियोग में विशेष
विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो 2 और 3 जो है सत्य है और मतलब 2 3 सत्य है, मतलब इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत का उपराष्ट्रपति, तो इसका है कि कौन सा सही बताना है। भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी यह सही है और इसके पास है, भारत के उपराष्ट्रपति के पास पद संबंधित औपचारिक कार्य दायित्व नहीं है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है, बिल्कुल सही है। और राष्ट्रपति अगर पदत्याग कर दे या फिर मतलब मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के कार्य को भी ये देखता है। देखिए, भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रपति के पश्चात भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी होता है। वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, परंतु उसके पास उपराष्ट्रपति पद से संबंध कोई औपचारिक दायित्व नहीं है। वह राष्ट्रपति के पदत्याग, पदच्युति या फिर अथवा मृत्यु की स्थिति या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति एवं उसके कार्यों का निर्वहन करता है। अतः इस प्रकार अभिष्ट उत्तर जो है विकल्प डी है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद पहले संभाला है, तो इसमें है बी ऑप्शन हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का पद संभाला है किसने भारत के उपराष्ट्रपति का, तो इसमें हो जाएगा बी। पहला कौन है, एम हिदायतुल्लाह, ठीक है। और इसके बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट है, कौन सा सही नहीं है, इसमें पूछा है सही नहीं है। तो देखिए, संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, तो इसमें जो है सही है ये। सर्वोच्च न्यायालय के संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है, ये भी सही है। उसकी प्रेस की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता सम्मिलित, ये भी सही है। और जाकिर हुसैन भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो ये गलत है क्योंकि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति पूछा है डॉक्टर राधाकृष्णन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। इससे बनने वाले टफ क्वेश्चन जैसे यहाँ दिया है, पहला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसे नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर बताइए। संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है, पहला क्या सही है, गलत है, राष्ट्रपति में होती है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। फिर दिया है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, ये भी सही है। यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन के सदस्य हों, ये भी सही है। राइट आंसर हमारा 2, 3 और 4 हो जाएगा। आर्टिकल 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या एवं अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। जो आर्टिकल 74(1) के तहत प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, प्रधानमंत्री कौन होता है, मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, न कि संघ की कार्यपालिका शक्ति उसमें होती है। वहीं आर्टिकल जो 75(1) है इसके तहत प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा होती है। और फिर आर्टिकल जो 75(5) के प्रावधान के तहत कोई भी व्यक्ति यदि संसद सदस्य नहीं है तो भी वह प्रधानमंत्री बन सकता है या मंत्रिपरिषद में सम्मिलित हो सकता है, लेकिन 6 माह के भीतर उसे सदन की आवश्यकता सदस्यता लेनी होगी। भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है, तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के वास्तविक नेता है, यही सही है, बाकी जो है ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दिया है एन गोपाल स्वामी अयंगर ने समिति ने सुझाव दिया था कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने या उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए। तो ये क्या सही है, गलत है। प्रशासनिक सुधार आयोग जो है 1966 में संस्तुति के आधार पर 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया। तो हम पढ़ते हैं, देखिए, एन गोपाल स्वामी अयंगर ने संविधान सभा की प्रारूप समिति के एक सदस्य थे जिन्होंने 1950 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार की मशीनरी का पुनर्गठन में मंत्रियों के समूह बनाए जाने और कार्मिकों की क्षमताओं में सुधार या संगठन की प्रक्रिया प्रभाग की स्थापना की अनुशंसा की थी। तो यहाँ पे जो है गलत है।
यहाँ पे देखिए इसमें स्टेटमेंट गलत है। बाकी दिया प्रशासनिक सुधार आयोग जो है वो 1969 में भारत सरकार की 1966 मतलब यहाँ पे है, और यहाँ पे 1969 में भारत सरकार की मशीनरी पर अपनी रिपोर्ट में प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार के तहत एक कार्मिक विभाग की गठन किया, अनुशंसा की, और अगस्त 1970 में इसका गठन हुआ। देखिए सही है। और कैबिनेट सचिवालय के तहत किया गया, जो कि प्रधानमंत्री के ही प्रभार में होता था। फरवरी 1973 में इसे कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के रूप में परिवर्तित किया गया, और अप्रैल 1977 में इस विभाग को कैबिनेट सचिवालय से हटाकर गृह मंत्रालय के तहत लाया गया, और जनवरी 1985 में इस विभाग को गृह मंत्रालय से स्थानांतरित कर प्रधानमंत्री के स्वतंत्र प्रभार के तहत कर दिया गया। मार्च 1985 में इसे क्रमिक एवं प्रशिक्षण प्रशासनिक सुधार, लोक शिकायतें और पेंशन मंत्रालय में परिवर्तित कर दिया गया, जिसका समग्र प्रभार प्रधानमंत्री के तहत ही होता है। नेक्स्ट यहाँ दिया संघ सरकार के संदर्भ में, वही कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालय और विभागों का सृजन किया जाता है। गलत है, ये बिल्कुल गलत है, कुछ है। और हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है, ये सही है। देखिए कैबिनेट सचिव जो होता है कैबिनेट सचिवालय का प्रमुख होता है। जो सचिव जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। मंत्रालय की विभिन्न गतिविधियों के बारे में कार्य संचालन संबंधी नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करना इसका कार्य होता है। किसका? तो कैबिनेट सचिव। भारत सरकार के नियम 1961 में के तहत सरकार के मंत्रालय विभाग राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर सृजित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री की नियुक्ति किया जाता है, और तथा मंत्रालय विभागों का बंटवारा भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करता है। कथन गलत है, पर कारण कथन पहला गलत है और दूसरा सही है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। बिल्कुल सही है, ये तो सही है। और भारत सरकार के समस्त कार्यपालक कार्रवाइयाँ जो होती हैं वो प्रधानमंत्री के नाम से ही होती है। गलत बात है, ये तो राष्ट्रपति के नाम से होती है, तो ये गलत है। देख सकते हैं हम यहाँ पे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77(1) के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई जो होती है वो राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। और ये इसका जो आर्टिकल है वो 77 है। आर्टिकल जो 77(3) के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। तो ये जो है ये उपयुक्त कथनों में केवल कथन 1 जो है वो सत्य है, बाकी दूसरा गलत है। क्वेश्चन 13 कह रहा है कि यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। भाई दबे अगर प्रधानमंत्री या फिर मंत्री परिषद का कोई सदस्य जो कि किसी भी सदन का सदस्य है वह वहाँ बोल सकता है, मतदान कर सकता है, किंतु वह जिस सदन का सदस्य नहीं है वहाँ बोल तो सकता है लेकिन किंतु मतदान में भाग नहीं ले सकता है। अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में लोकसभा के विश्वास के निर्धारण हेतु लोकसभा में ही लाया जाता है। अतः यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपना वोट नहीं दे सकेंगे। यदि अविश्वास प्रस्ताव में लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। ये ऑप्शन जो है ये सही है। 6 माह के भीतर उसे किसी एक सदस्य का सदन का सदस्य बन जाना है, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया है। भारत का प्रधानमंत्री के संदर्भ में कौन सा सही है? अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में अपने मंत्रियों का चयन करने की स्वतंत्र है, ये गलत है। इस विषय में भारत के उपराष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अब मंत्रिमंडल के सहयोगी का चयन करता है, ये भी गलत है। अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को चयन करने में सीमित शक्तियों रखता है और स्वविवेक
की शक्तियां भारत के में राष्ट्रपति में नहीं थे, ये भी गलत है। सी सही है कि अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्व विवेक का प्रयोग करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, उसे अपने सहयोगी के रूप में ऐसे व्यक्तियों का चुनने का पूर्ण अधिकार है जो उनके साथ मिलकर कार्य कर सके। इस प्रकार मंत्रियों के चयन में वह स्व विवेक का प्रयोग करता है। वह संसद के बाहर के व्यक्ति को भी मंत्री बना सकता है, परंतु उस मंत्री को 6 माह के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है। ऐसा न होने पर 6 माह के पश्चात मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। 75(5) में ये प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है किसके प्रति? तो इसका बी हो जाएगा। किसके प्रति होता है? तो लोकसभा के प्रति होता है। दूसरा संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत होता है और 75(3) के अनुसार। और 75(3) में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, यह एक संवैधानिक बाध्यता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया है पहला, केवल 1 सही है। संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। संघ मंत्रिपरिषद होता है जो वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, तो इसका जो है केवल 1 जो है वो सही हो जाएगा। संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे, तो ये जो है ये गलत है, पहला सही है। भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। हाँ, तो ये जो है जो भारत के नहीं, लोकसभा और राज्यसभा नहीं, केवल लोकसभा होगा, ये गलत है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं, कारण सही है, कथन गलत है। संविधान का अनुच्छेद 75(3) के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से संसद के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होता है, न कि राज्यसभा के प्रति, इसलिए मतलब जो ये मैंने बोला ये गलत है। और भारतीय संविधान के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो ये सही है कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर जो है ना राष्ट्रपति करता है। मंत्री पद धारण करने के लिए संसद किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक होता है। मंत्री पद जब धारण करेगा तो मतलब संसद की किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक होता है। यदि ऐसा नहीं है तो आर्टिकल 75(5) के अनुसार 6 माह के भीतर उसे सदस्यता लेनी पड़ेगी, वरना उसको हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, गलत है, केवल लोकसभा के प्रति। संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, ये बिल्कुल सही है। और विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा, 2 और 3 जो है वो सही है। नेक्स्ट है, किसको भारत का निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है? प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्याग पत्र देना चाहिए, यही है। देखिए, यदि प्रधानमंत्री निम्न सदन की लोकसभा में बहुमत खो देता है तो वह त्याग पत्र दे देता है, इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। किंतु निम्न सदन के प्रति मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था जो 75(3) के कारण यह परंपरा में है कि वह बहुमत खो दे तो त्याग पत्र दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है 39, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया है इसमें, भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है, सी ऑप्शन हो जाएगा 1 व 2। देखिए, भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है, बिल्कुल सही है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पुनः स्थापित किए जा सकते हैं। देखिए, 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किए जा सकते हैं। हाँ, केवल लोकसभा में ही, तो ये सही है, दूसरा सही है और पहला भी सही है। इसके साथ ही भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। वहीं आर्टिकल 118(1) के अनुसार संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा। अतः लोकसभा ने अपने नियम 198 में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया के नियम बनाया है और इस प्रकार अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख जो है संविधान में न होकर लोकसभा के नियम 198 में है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सा एक सही स्थिति नहीं है? राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, ये गलत है।
बल्कि राष्ट्रपति जो है वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे, ये भी सही है। वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराया जाए, ये भी सही है। अपदस्थ मंत्रिपरिषद अपने पद में नई सरकार बनने तक अपने पद भार को निर्वाह करेंगी, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि किसका किन लोगों को स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल का पोर्टफोलियो उनके अंतरिम सरकार 1946 से पोर्टफोलियो से भिन्न है, किसका? तो इसमें डी केवल तीसरा कह रहा है। तीसरा में कौन है? तो तीसरा में CH भाभा है, CH भाभा। काफ़ी क्वेश्चन दिया हुआ है, कार्यकाल दिया हुआ है प्रधानमंत्री का, इसमें डी। पहले देवगौड़ा, तीसरा हो जाएगा इनका सॉरी इसमें गलत दी है, ABC देना चाहिए। देखिए यहाँ से HD देवगौड़ा, विश्वनाथ प्रसाद। HD देवगौड़ा जो है 1996 से 97, और चंद्रशेखर 1990 से 91, अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से 2004, ये हो जाएगा। इंद्र कुमार गुजराल 97 से 98, विश्वनाथ प्रताप सिंह जो बचा 1989 से 90। यहाँ पूछा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो जवाहरलाल नेहरू भी, गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी, डी ऑप्शन जो है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समयांतर के बाद सुशोभित किया? किसने किया है? तो C गुलजारी लाल नंदा ने किया है, इंदिरा गांधी ने किया है, अटल बिहारी वाजपेयी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे PV नरसिम्हा। तो ये अविभाज्य आंध्र प्रदेश के थे, अविभाजित आंध्र प्रदेश के। मोरारजी देसाई कहाँ के थे? तो इनका हो जाएगा बम्बई के थे ये। HD देवगौड़ा कहाँ थे? कर्नाटका के। चरण सिंह कहाँ के थे? चरण सिंह तो ये थे उत्तर प्रदेश। नरेंद्र मोदी गुजरात के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संघीय वित्त मंत्री रहे हैं? तो VP सिंह, R वेंकटरमण, IV चौहान और प्रणब मुखर्जी। डी 1 2 3 4 सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मंत्री नीति बनाने और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं। संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है, क्या इसमें सही है? बी होगा कथन सही है, कथन कारण दोनों सही है, और व्याख्या नहीं करता है। मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं, बिल्कुल सही है। संसदीय प्रणालियों में मंत्री का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है, सही, कारण सही। कथन कारण दोनों सही है लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है। मंत्रियों के उत्तरदायित्व का कारण अधिकारी अनामता के सिद्धांत से संरक्षित रहता है और अधिकारियों द्वारा किए गए कार्यान्वयन की जिम्मेदारी अंतिम रूप में मंत्री की होती है। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है, वह उसे उप प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है। दोनों सही है लेकिन स्पष्टीकरण नहीं। किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है, वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता। इसमें दिया भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में उप प्रधानमंत्री के पद एवं उत्तरदायित्व के निर्वहन का उल्लेख नहीं है। भारतीय प्रधानमंत्री के परामर्शानुसार राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के किसी सदस्य का उप प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। उप प्रधानमंत्री के उत्तरदायित्व का निर्धारण प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है परंतु व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो प्रधानमंत्री में निहित है। गलत है भाई, राष्ट्रपति में निहित है। 53(1) में कहता है
और ये मतलब जो संविधान के अनुसार स्वयं ही अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा इसका प्रयोग होगा। भारत प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का प्रधान अध्यक्ष होता है, ये भी गलत है। देखिए, कैबिनेट सचिवालय प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार के तहत होता है। सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख जो होता है वो कैबिनेट सचिव होता है, जो सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। दूसरा भी गलत है। नेक्स्ट 63 कह रहा है कि केंद्रीय सरकार के संदर्भ में भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से लोक सेवा सभा के ही आसीन सदस्य होंगे। फिर है कि केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निदेशाधीन कार्य करता है, तो इसमें डी हो जाएगा। ना तो एक नहीं दो पढ़ते हैं हम इसको। कह रहा है कि भारत के संविधान के उपबंध में, देखिए संविधान जो है के अनुच्छेद जो 75(3) के अनुसार मंत्री परिषद जो होता है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। मंत्रीगण संसद के किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि कैबिनेट मंत्री जो होते हैं अनिवार्य रूप से लोकसभा के आसीन सदस्य होंगे, गलत है। नेक्स्ट कह रहा है 75(5) में कि नियुक्त मंत्री किसी भी सदन का सदस्य न होने पर 6 माह के अंदर वो किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, अन्यथा समय अवधि बीत जाने पर वह मंत्री नहीं रह सकता है। उसके बाद है केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है संसदीय कार्य मंत्रालय के निदेशाधीन कार्य करता है, तो ये भी गलत है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है, जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का प्रधान अध्यक्ष भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट समितियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। है पहला कह रहा है कि संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है। क्या ये सही है? सही है, ये डी ऑप्शन दिया है। देखिए कथनिक कैबिनेट समितियां प्रधानमंत्री द्वारा समय की जरूरत एवं परिस्थितियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गठित की जाती हैं, ये भी सही है। यदि प्रधानमंत्री समिति के सदस्य हों तो यह आवश्यक नहीं है, गलत है। तीसरा गलत है। संसदीय मामलों की समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ये भी गलत है। तीसरा चौथा देखें, पढ़ते हैं हम इसको। संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है, तो पहला सही है। यह संविधान इतर निकाय कार्य संचालन नियमों के तहत इनका गठन प्रधानमंत्री द्वारा समय की जरूरत एवं परिस्थितियों की आवश्यकताओं के ध्यान में रखते हुए किया जाता है, तो इस प्रकार कथन पहला और दूसरा सही है। कैबिनेट समिति का सदस्य प्रधानमंत्री के होने पर उसकी जो अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। कोई अन्य मंत्री कैबिनेट समिति का अध्यक्ष तभी होता है यदि प्रधानमंत्री उस समिति में शामिल न हो। हमको लग रहा है ना यहाँ यदि मतलब दिया यदि प्रधानमंत्री समिति के सदस्य हो तो यह आवश्यक नहीं। इसके आगे का लाइन थोड़ा मिस हो गया, पढ़ लेते हैं यहाँ पे कि कैबिनेट समिति का सदस्य प्रधानमंत्री के होने पर उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। कोई अन्य मंत्री अगर कैबिनेट समिति का अध्यक्ष तभी होगा यदि प्रधानमंत्री उस समिति में शामिल न हो। संसदीय मामलों में कैबिनेट समिति के प्रधानमंत्री सदस्य नहीं होते हैं। यहाँ क्या दिया, संसदीय मामलों की समिति में अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, गलत है। कि देखिए संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति के प्रधानमंत्री सदस्य नहीं होते हैं। इसकी अध्यक्षता वर्तमान में रक्षा मंत्री द्वारा की जाती है। जब सदस्य नहीं होंगे तो अध्यक्ष कहाँ से होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन दिया केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 15 अगस्त 1947 में केंद्र मंत्रालयों में की संख्या जो थी 18 थी, ये सही है। और वर्तमान में केंद्र मंत्रालयों की संख्या 36 है, तो यहाँ पे दिया 51 है। काफ़ी क्वेश्चन दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य हैं, तो इसमें हो जाएगा पहला मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना, दूसरा हो जाएगा मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता, तीसरा मंत्रालयों के वित्तीय संसाधनों का आवंटन, ये गलत है। देखिए
भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 में मंत्रिमंडल सचिवालय के नियमों की प्रथम अनुसूची में स्थान दिया गया है। इस सचिवालय का आवंटित विषय मंत्रिमंडल तथा मंत्रिमंडल समितियों को सचिवी सहायता, पहला ये सही है। और कार्य के नियम, मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडलीय समिति को उपलब्ध कराई जाने वाली वित्तीय सचिवी सहायता में शामिल क्या क्या है, तो देख लेते हैं हम इसमें शामिल क्या क्या है, तो देखते हैं। प्रधानमंत्री के आदेश पर मंत्रिमंडल की बैठकें आयोजित करना, ठीक है। मंत्रिमंडल की बैठकों की कार्यसूची तैयार करना, जो कि पहला दिया हुआ है। कार्यसूची से संबंधित दस्तावेज का वितरण करना, ये भी है। किए गए विचार विमर्श का रिकॉर्ड तैयार करना, ये भी है। और प्रधानमंत्री की अनुमति प्राप्त करने के बाद रिकॉर्ड का वितरण, पांचवा भी है। और मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों का क्रियान्वयन और निगरानी करना, तो छठवां भी हो जाएगा। लेकिन वित्तीय संसाधनों का जो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक महालेखा परीक्षक। इसको हम नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। थैंक्स।